आपके अपने चैनल टीचर वाला एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था बिहार में प्रथम, और आज का हमारा जो पार्ट है वो है बिहार का प्राचीन इतिहास। और ये इतिहास आपका होने वाला है 2 पार्ट में, 2 या 3 पार्ट में। ये आपकी बुक वाइज ही पूरी प्रैक्टिस चल रही है, जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी और साथ ही साथ टीचर के जितने भी रिलेटेड बिहार के बीपीएससी से रिलेटेड एग्जाम हैं उन सभी में आपके हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का प्राचीन इतिहास। तो बिहार के प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये बिहार का प्राचीन ऐतिहासिक परिदृश्य बहुत ही गौरवशील तथा यहाँ के शिक्षा, धर्म और सभ्यता एवं संस्कृति आदि का प्रचार प्रसार हुआ, जिसने संपूर्ण विश्व को सत्य अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में रामायण महाभारत के बिहार का विवरण प्राप्त होता है। इसे अथर्ववेद और पंचविंश में भी इनका नाम मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे प्राचीन अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू, खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ये साक्ष्य मुंगेर, पटना, नालंदा और गया आदि से मिले हैं। हड़प्पा युगीन साक्ष्य चिरांद, सारण, सोनपुर जो अभी गया पे पड़ता है, राजगीर एवं वैशाली में भी मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा युगीन आपके जो इसमें अवशेष मिले थे हड़प्पा युगीन, वो आपका कहाँ पे है? चिरांद में है, जो अभी सारण कहलाता है, सोनपुर जो आपका गया में है, और राजगीर और वैशाली, इन 4 जगह में पाए गए थे। प्रागैतिहासिक बिहार में निम्नलिखित युगों में द्वारा जाना जा सकता है, जिसमें मध्य पाषाण काल आता है। तो मध्य पाषाण काल स्टार्ट होता है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण युग में छोटे आकार के बर्तन, छोटे आकार के पत्थर के समान मिले हैं जिसमें तेज धार वाले नोक होते थे। ये साक्ष्य जेठियन, गया, मुंगेर, रजरप्पा, हजारीबाग जिसे और संजय घाटी जिसे सिंहभूम और नालंदा के उत्खनन से प्राप्त किया गया। नवपाषाण की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व। इस काल में पत्थर में सूक्ष्म औजार के साथ ही हड्डी से बनी वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद, याद रखिएगा, जो आपके बिहार के नवपाषाण युग के जो आपके अवशेष मिले हैं वो कहाँ पे हैं? आपके उत्तर बिहार में चिरांद जिसे सारण जिला में पड़ता है, और चेचर जो वैशाली में पड़ता है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग की बात की जाए तो ये 2500 से 1,000 ईसा पूर्व के बीच चला। ताम्रपाषाण युग में पार्वती चरण के चेचर, वैशाली, सोनपुर, चिरांद और मनेर पटना में प्राप्त हुए हैं। इसमें आदि मानव के जीवन साक्ष्य क्रमिक और परिवर्तन एवं मापदंडों के में से भौगोलिक यहाँ पे थोड़ा प्रिंट सही नहीं है, मैं आपको नीचे सही है बकायदा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस पर कोई बात नहीं, मैं बोलता जा रहा हूँ। परिवर्तन में भांडों से भौतिक संस्कृति का पता चलता है। इस युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित हो गया था। लोग कृषि और पशुपालन करने लगे थे। ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो ये आपका 1,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच चला। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त संध्या प्रदेश में बसना प्रारंभ किया, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र से आकर बसे थे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सर्वप्रथम कि ये हमें कहाँ पे मिलती है? सप्त संध्या में मिलती है, से बसना स्टार्ट किया था, जो ऋग्वेद में मिलती है, जिसकी जानकारी सबसे पहले जो आर्य आए थे वो पंजाब और अफगानिस्तान के प्रांत से आए थे। नेक्स्ट चलते, आर्यों के द्वारा कुरुक्षेत्र के निकट एक प्रदेशों पर कब्जा किया, उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मवर्त रखा गया। इसके उपरांत आर्यों ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में कब्जा करके उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। ठीक है। इसके बाद आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा। अंत में बंगाल और बिहार तक आर्य संस्कृति के फैलाव के साथ संपूर्ण उत्तर भारत आर्यों के अधीन हो गया, और कालांतर में यह क्षेत्र आर्यावर्त के नाम से जाने लगा। अथर्ववेद तथा पंचविंश ब्राह्मण में बिहार का उल्लेख मिलता है। यहाँ रहने वाले को व्रात्य कहा जाता था। ऋग्वेदिक में बिहार को कीकट कहा जाता था। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेदिक में बिहार को क्या कहा जाता था? कीकट नाम से बुलाया जाता था। मत्स्य, वायु और ब्राह्मण पुराण बिहार के ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। इन पुराणों में, यहाँ से थोड़ा सही आपको मिलेगा, ये देखिए,
इन पुराणों में शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है, जिसमें अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की थी। ठीक है। गया राजगीर पुनपुन आदि क्षेत्रों में पुराणों, वायु पुराणों, पद्म पुराण, वायु पुराण आदि के पवित्र क्षेत्रों को पवित्र श्रेणी में रखा गया है। वराह पुराण की बात की जाए में कीकट को, जिसे बिहार कहा गया, को अपवित्र प्रदेश बताया गया। ऋग्वेद में कीकट के क्षेत्र में अमित्र शासक, कौन से शासक? अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा की जाती है, जबकि आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना के समय हुआ था। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। आर्यों के विदेश क्षेत्र में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मणी में की गई है। मतलब आपको बात की जाए तो आर्य जो विदेश यात्रा क्षेत्र से बसने आए थे, तो इनकी चर्चा जो की गई वो शतपथ ब्राह्मण कथा की गई। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीर नदी, याद रखिएगा, जिसे अभी आधुनिक में क्या बोलते हैं, गंडक नदी, सदा नीर नदी तक पहुंचने का वर्णन है। इस क्रम में अग्नि ने सरस्वती नदी से सदा नीरा नदी मतलब गंडक नदी तक जंगल को काट डाला, जिससे आर्यों को बसने में सहायता मिली। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया, जहां तड़िकाक्षसी का वध हुआ था। उसके बाद बात करते हैं महाजनपद काल क्या रहा। तो यहाँ महाजनपद काल प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों में से एक था। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व महाजनपदों का विवरण अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र को मिलता है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद जैसे मगध हो गया, अंग हो गया, बज्जी हो गया, बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा कि जो 16 महाजनपदों में जो 3 महाजनपद थे वो आपके कहाँ पे स्थित थे? बिहार में, जिसमें से कौन कौन से आते हैं आपके? मगध आ जाता है, अंग आ जाता है, वज्जी आ जाता है। ठीक है। आप लोग परेशान है, साथ ही साथ एस्टेट का भी आपका मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। ये तो कंप्लीट होगा, ये पूरी बुक कंप्लीट होगी, पार्ट वाइज करा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, कम टाइम में। ठीक है। मगध महाजनपद, मगध दक्षिण बिहार के पटना और गया जिले में स्थित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अंग महाजनपद में अंग को वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिले के रूप में जाना जाता है। इसकी राजधानी चंपा थी। मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, आ जाते हैं इधर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा आपके एग्जाम के लिए। वज्जी महाजनपद, यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था, जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के कौन कौन से जिले शामिल हैं? दरभंगा है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फर जिले सम्मिलित है। चलिए इन्हें भी जाने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। किसकी संस्कृति है? नौपाषाणिक युग की। और ये देखिए आपके बीपीएससी 2021 में अभी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नौपाषाणिक संस्कृति। ओके। प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगीर थी। ओके, ये भी देखो बिहार 2020 में आया बीपीएससी एग्जाम। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संघिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र बेटा, आपके स्थूलभद्र प्रथम जैन संघिति। बौद्ध संघिति की बात नहीं कर रहा, जैन संघिति। ठीक है, तो जैन संघिति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संघिति कहाँ हुई थी? तो जब महापरिनिर्वाण मिला था तो उसे राजगृह में हुई थी, जिसे अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कहीं ना कहीं ये रिपीट होते हैं क्योंकि इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित थी? तो ये बिहार राज्य में अवस्थित है उदंतपुरी। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, दरोगा में पूछा गया है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली थी बेटा। लिच्छवी राज्य की राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। बिहार प्राचीन भारत में पटना को किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चलिए
उसके बाद करते हैं जैन धर्म की। तो आप बात कर लेते थोड़ा जैन धर्म की। ये धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जैन धर्म 24 तीर्थकार हुए। प्रथम तीर्थकार का नाम आपका ऋषभदेव था। जैन धर्म के संस्थापक तथा 24वें और अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे, आप अच्छे से जानते होंगे। को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के नाम पे जाना जाता है। जैन धर्म को यापनीय और कुरुचक नामों से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा बेटा, जैन धर्म के अदर नाम क्या है, मिलान में आ सकता है, यापनीय और कुरुच है। तो इन दो नामों से भी जाना जाता था। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में वर्णन किया गया। ऋषभ का प्रतीक चिन्ह ऋषभ इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है। बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। जो श्रेयांश और यशांश दो अन्य नाम से भी जैन अनुश्रुतियों में मिलता है। ज्ञात्रक कुल में प्रधान थे तथा माता त्रिशाला थी। ठीक है। और इनके दो अन्य नाम क्या थे, प्रिकारिणी और वेदह दत्ता थी। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा तथा पुत्री अड़ोज्या और प्रियदर्शना का विवाह जामाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो महावीर का प्रथम अनुयायी हुआ। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जुम्भिक ग्राम, याद रखिएगा कहाँ पे, जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी पूछी जाती है, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष, कौन सा वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात इन्हें जिन विजेता या केवलीन अहर योग अहरता पूज्य या निर्गम बंधन रहित कहलाया। महावीर जी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह बिहार में हुई थी। महावीर स्वामी अर्ध मगधी भाषा में अपना उपदेश दिया करते थे। तो याद रखिएगा, जैसे अभी प्राकृत भाषा बोलते हैं, जैसे अर्ध मगधी भाषा भी बोलते हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंड, क्या बोला है, महावीर स्वामी को निगंड नाथ पुत्र नाम दिया गया है, कहा जाता था। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी, कहाँ पे दिया था, विपुलाचल पहाड़ी पे दिया था। पहला उपदेश विपुलाचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर दिया था, बाराकर नदी के तट पर दिया था। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नारेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। ठीक है। महावीर ने 11 शिष्य गणधर कहलाए। मगध में 12 वर्ष की भीषण अकाल के कारण बद्रबाहु कर्नाटक चले गए, जबकि उनके कुछ अनुयायी स्थूलबद्ध नेतृत्व में मगध में ही रुके रहे। जलठे से वापस लौटने पर इन दोनों में मतभेद हो गया। परिणाम स्वरूप बद्रबाहु को शिष्य दिगंबर, जो बद्रबाहु थे उन्हें दिगंबर कहने लगे, नग्न रहने वाले, और जो स्थूलबद्ध थे उनके शिष्य को श्वेतंबर कहने लगे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते। याद रखिएगा, भद्रबाहु, दिगंबर और श्वेतंबर। मतलब श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद, सफेद से याद रखना, सफेद वस्त्र पहनने वाले। और भद्रबाहु तो फिर दिगंबर होगा, दिगंबर मतलब नग्न वस्त्र। कर्म का जीव की ओर प्रवाह को आश्रय, कर्म का जीवन की ओर प्रवाह का रुकना, संवर तथा अवशिष्ट कर्म का क्षय निर्जरा तथा कर्म का जीव के साथ संयुक्त होना बंधन कहलाता है। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोली। जैन धर्म के 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर स्वामी के 5 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये सभी त्रिरत्न के अनुशीलन में आवश्यक है। जैन दर्शन आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म को मानता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ये चीज है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म को स्यादवाद एवं अनेकांतवाद में विश्वास करता था। ठीक है। जैन संगीतियों की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है 310 ईसा पूर्व में हुई है। स्थान पाटलिपुत्र था और अध्यक्ष स्थूलबद्ध थे आपके। द्वितीय बौद्ध संगीति आपसे 512 ईस्वी पूर्व वल्लभी, जो गुजरात में पड़ती है, देवर्धि इसके अध्यक्ष थे और क्षमाश्रम थे। उसके बाद बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। ये तो था जैन धर्म के लिए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे।
जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता सुद्धोधना कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी और महामाया थी का देहांत होने के बाद गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। इनका पालन पोषण उनकी मौसी सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जिसे बौद्ध ग्रंथों में गोपा बिंबा या भद्रकच्छना कहा गया से विवाह हो गया। यशोधरा ने उत्पन्न पुत्र का नाम राहुल था। संसार समस्याओं के कारण 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में महाभीष्मीकरण कहा जाता है। सर्वप्रथम बुद्ध अनुपी में 1 सप्ताह रहने के बाद मगध की राजधानी राजगृह में वैशाली के समीप अलार कलाम जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे शिक्षा ग्रहण की। इनके साथ प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ की राजगृह में रुद्र कराम पुत्र से मुलाकात हुई। इसके बाद सिद्धार्थ उरुवेला पहुंचे और जहां उन्हें कौंडिन्य आज वप्पा अरुसजी तथा भद्दीद नामक 5 साधक मिले। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अच्छा है, इसको पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना क्योंकि हमारे पास सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर परिश्रम तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी जिसे पुनपुन या फागलू नदी भी कहते हैं तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो तथागत हो गए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। वहाँ जहाँ पर इन्हें विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुई जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रुम्मिनदेई अभिलेख में बुद्ध के जन्म लुम्बिनी के बारे में जानकारी दी। तो ये बेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन, मौर्य वंशीय अशोक ने रुम्मिनदेई जो अभिलेख है उसमें बुद्ध के जन्म के लुम्बिनी के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाती कुछ बौद्ध संगीतियाँ आ जाती हैं। इसको मैं थोड़ा ये दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। तो यहाँ पे देखो बौद्ध संगीति की बात की जाए, मैं शॉर्ट तो प्रथम बौद्ध संगीति आपकी 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। शासनकाल किसका था? अजात। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप अजातशत्रु शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली के सर्वकामी में कालाशोक द्वारा की शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाए तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन ग्राम में वासुमित्र उपाध्यक्ष अध्यक्ष अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये तो आपको बौद्ध संगीति थी जो आपको याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं प्राचीन गणराज्य कौन थे हमारे उस समय में? तो प्राचीन बिहार में बुद्धकालीन समय में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ था जो इस प्रकार है। पहला कपिलवस्तु के शाक्य में, सुमसुमार पर्वत के भाग में, कैसपुत्र के कालाम में, रामग्राम के कोलिये में, कुशीनारा के मल्ल में, पावा के मल्ल में, पिपलिवन के मारिया में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? ये आयकल्प के बेली में, वैशाली के लिच्छवी में, मिथिला के विदेह में। मगध राज्य के उत्कर्ष। प्रथम मगध राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। बृहदत्त मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था। गिरिव्रज इसकी राजधानी थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार गौतम बुद्ध के धर्म का अनुयायी था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर वहां के शासक बृहदत्त को हराकर अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार ने राजगृह को निर्मित कर उसे अपनी राजधानी बनाई और 52 वर्ष तक उस पर शासन किया। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रोणिक तथा मत्स्य पुराण में क्षैत्रोजस कहा जाता है।
आयुर्वेदाचार्य जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में तथा अवंती नरेश चंड प्रद्योत के चिकित्सार्थ भी उनके राज्य में भेजा था। वैवाहिक संबंधों द्वारा बिंबिसार ने साम्राज्य में विस्तार किया। उनकी प्रथम पत्नी कौशल देवी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। बिंबिसार ने वैशाली चेतक की पुत्री चेल्लना तथा भद्र देश के राजकुमार क्षेमा से भी विवाह किया था। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। गद्दी पर बैठा तथा 32 वर्षों तक शासन किया। कुड़िक उपनाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण वज्जी संघ के अजातशत्रु ने विजित किया कि इसी युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक नवीन हथियारों को प्रयुक्त किया था। अजातशत्रु के शासन में 8वें वर्ष बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। प्रारंभ में अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे। 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गया था। उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। भैया ये पॉइंट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने राजा ने की? उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो अभी पटना के नाम से जानी जाती है। चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अपनी राजधानी बनाई तथा उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। पाटलिपुत्र को कुमुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक या दर्शक की उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में पदच्युत कर मगध कर अधिकार शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा इस पॉइंट को। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है, ने वैशाली का स्थान पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना ली थी। कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ। इस संहिता में स्थविर और महासांघिक 2 संप्रदायों का उदय हुआ। नंदिवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था तथा जिसे पुराणों में शूद्र कहा गया। पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक तथा भार्गव कहा गया। उसने एक राट तथा एकच्छत्र की उपाधि धारण की। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में घनानंद के समय भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में सुक्तिमती, जिसे सुतीर्थवती भी कहा जाता था, चेदी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बात मैं करता हूँ, ये पार्ट पहला था। अब हम पार्ट 2 में मौर्य वंश के बारे में पूरा संक्षिप्त विवरण पूरा पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल का अगर आपके लिए उपयोगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सभी के लिए उपयोगी बन सकता है। ठीक है, ताकि मैं इस तरह की वीडियो, मैं तो वीडियो डालता ही रहूँगा कंटिन्यू, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।